हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसको कहते हैं एथिक्स इन आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का साधारण सा शब्द में आप समझो, जैसे कि सपोज करो कि आपने एक बुक लिखी। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, आपने इसको पब्लिश किया और कोई दूसरा इंसान भी इसी बुक को जेरोक्स करके अपने नाम से अगर पब्लिश कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आपने बड़े मेहनत से, बहुत कष्ट से इस बुक को लिखा है, तो कोई भी इंसान इस बुक को फिर वापस रिप्रोड्यूस करके पैसा नहीं कमा सकता। ये पैसा आप कमा सकते हो। आपने सपोज करो कोई एक इन्वेंशन किया, एक इक्विपमेंट बनाया, जैसे कि सपोज करो अभी एक बना है पॉकेट ऑक्सीजन मेकर। कोरोना के टाइम में ये चीज़ बड़ी फेमस हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि 24 घंटे तक ये ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। पॉकेट ऑक्सीजन मेकर इसको कहते हैं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ है। अब मान लो इसको कोई कंपनी अपने मन से इसका प्रोडक्शन करने लगे, कहीं से उनको पता चल गया ये कैसे बनता है और वो अपने काम करने लगे, तो फिर जिस साइंटिस्ट ने अपने पूरे मेहनत करके सालों का मेहनत इसमें लगाया उसको कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर इंग्लिश में डेफिनेशन बोलो तो इट इज़ द क्लास ऑफ प्रॉपर्टी विच emanates primarily from the activities of human intellectuals। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इसको हम लोग आईपीआर बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आईपीआर, इट इज द लीगल राइट, ओके, एक्वायर्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन्वेंशन, बुक्स, प्रोडक्ट्स, इन सब चीज पे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने का जो लीगल राइट है इसे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए टीआरआई जो है, मतलब ट्रेड्स रेगुलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टीआरआई को इसको कहते हैं ट्रेड रेगुलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये चीज जो है इट इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या रखोगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनली इसको ग्लोबली यूज किया जाता है। जैसे मान लो ये जो पॉकेट पॉकेट ऑक्सीजन मेकर फॉर एग्जांपल, इसी को देखते हैं। ये इंडिया में सपोज करो इन्वेंशन हुआ, और मान लो अमेरिका में कोई बंदा है जो ये कंपनी डाल के बैठ गया और इंडिया के इस इन्वेंशन को कुछ पैसा नहीं मिला, तो ये नहीं चल सकता। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा ग्लोबली इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। और ये किसका जिम्मेदारी है? डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। आप जिसने इन्वेंशन किया है उसको क्या क्या करना पड़ेगा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉपीराइट राइट लेने के लिए, वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। और द प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ इज टू हैव बर्लियर फ्री बैरियर फ्री ट्रेड अक्रॉस द ग्लोब। कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रेड करने में पूरा ग्लोब में, ये इसका मेन काम होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कंट्री शुड ग्रांट नेशनल ट्रीटमेंट टू द फॉरिजिन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये तो ऑब्वियसली है कि कंट्री को इसके लिए क्या करना होगा कि ग्रांट करना होगा नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब बाहर से भी जो चीज़ आ रहा है उसको नेशनली सर्व करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को और सर्विस को, तभी जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ और वहाँ। हाउएवर कंट्रीज टेक्स वेरियस रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये तो ऑब्वियस सा बात है। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना के बारे में अगर हम लोग बात करें, इंडिया चाइना ट्रेड, तो आपने देखा होगा कि अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया क्या कर रहा है कि चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, लेकिन ये खुल के नहीं बोल सकता। इंडिया इंडिया खुल के नहीं बोलेगा कि चाइना का, ऐसा कभी सुने होंगे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि चाइना का कोई प्रोडक्ट मत खरीदिए या बैन कर दिया जाए लीगली। ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका डब्ल्यूटीओ जो है वो हमारा गला पकड़ लेगा।
तो ये हमें अपने से एज ए इंडिविजुअल हमको क्या करना चाहिए, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा पावर है। हम बोलेंगे कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हम कोई फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, जो गांधी जी ने किया था, है ना, सत्याग्रह में, कि उन्होंने उन्होंने चरखा से क्या साबित किया था कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बाहर वालों का प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए, तो आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने लगेगा। ये बात आज तक पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आई। चाइना का माल सस्ता मिलता है, खरीद लेते हैं, क्या देश भाड़ में जाए इनको फर्क नहीं पड़ता। चलो टाइप ऑफ आईपीआर में आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सबसे पहला है कॉपीराइट, तो सुना ही होगा आप लोगों ने। गाना का कॉपीराइट होता है, खाना का कॉपीराइट होता है, लिरिक्स का कॉपीराइट होता है, मूवी का कॉपीराइट होता है, हर चीज़ का कॉपीराइट होता है। सो कॉपीराइट क्या है? लीगल राइट ऑफ मेक ऑफ एक्सप्रेशंस का कॉपीराइट, जैसे लिटरेचर वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, फिल्म, म्यूजिक, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी एंड कम इन द एग्जिस्टेंस एज सुन एज इट इज़ क्रिएटेड। कॉपीराइट करने के बाद जैसे ही इस चीज़ को लॉन्च किया जाता है, जैसे कोई मूवी लॉन्च हुआ, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर ये कॉपीराइट आ जाता है, एग्जिस्टेंस उसके साथ ही हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कॉपीराइट प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है, इसको उसी वक्त कॉपीराइट करवाना पड़ता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर कॉपीराइट एक्ट 1947, कॉपीराइट रूल्स 1958 एंड कॉपीराइट अमेंडमेंट 2012। कॉपीराइट याद रखना, ये अंडर आया था सबसे पहले 1947, रूल आया 1958 एंड अमेंडमेंट आया 2012। दूसरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम लोग करते हैं वो जिस बेसिकली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या इन्वेंशन के केस में होता है, उसे कहते हैं पेटेंट फाइल करना। बहुत सारा किस्सा है, मैं कभी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जैसे जेसी बोस के ऊपर, कि इंडिया में बहुत सारा इन्वेंशन पहले हो चुका है वर्ल्ड में आने से पहले, जिसमें से एक है रेडियो वेव का इन्वेंशन, ठीक है। लेकिन इंडिया वाले क्या होते थे, इन्वेंशन को पेटेंट नहीं करवाते थे। जो प्लेन है, जहाज का इन्वेंशन, ये भी इंडिया में हुआ था बहुत पहले, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो जब भी आपका कोई इन्वेंशन करो ना आप, तो इन्वेंशन का आपको पेटेंट करना चाहिए। तो इट इज़ द लीगल राइट ग्रांट टू द इन्वेंटर्स और द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद द इन्वेंटर। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ना, कभी किसी इंजीनियरिंग जॉब में, इंजीनियरिंग कंपनी में, तो आप याद रखना वहाँ पे एक कॉलम होता है जो सिग्नेचर करना पड़ता है। उसमें लिखा रहता है कि आप अगर कुछ भी इन्वेंशन करोगे ना, तो उसका पेटेंट आपके नाम पे नहीं रहेगा, उसका पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रहेगा, और साथ ही साथ आपको उसका कुछ परसेंटेज दिया जाएगा। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कि मान लो अभी वैक्सीन के बारे में ही बात करते हैं, कोविड का वैक्सीन, तो कोविड का वैक्सीन का जो पेटेंट फाइल करना पड़ता है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो ये सारे क्या होते हैं ना, कि उसके एम्प्लॉयज़ पे रिसर्च करते हैं, बनाते हैं टीम मिलके, और पूरा उसका पेटेंट फाइल किया जाता है कि कोई और ना बना पाए। फिलहाल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी फ़िलहाल काम कर रही है इसके ऊपर। ये सब भी जान के रखो कि कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए सारे पेटेंट को हटा दिया जाए। हर कंट्री लाखों करोड़ों आराम से इस तरह का प्रोडक्ट बनाए और बेचे, जिससे कि मतलब जो वैक्सीन की कमी है वो पूरी हो जाए। चलो नॉलेज भी साथ में चलते रहना चाहिए। सो पेटेंट किस चीज़ के लिए होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, पेटेंट इन इंडिया में कहाँ से, इसका कौन सा रूल होता है? तो पेटेंट इन इंडिया इज प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट एक्ट 1970 एंड इट्स 3 अमेंडमेंट किया गया था 1999 में, 2002 में और 2005 में। 3 अमेंडमेंट है, याद रखना, 1970, 1999, 2002, 2005, ये 3-4 चीज़ें, डेट्स, ईयर्स याद रखने जरूरी है। और इंडिया में पेटेंट जो होता है वो 20 सालों के लिए दिया जाता है, मतलब अगर आप इन्वेंशन करवा किए हो किसी चीज़ का, तो 20 साल के लिए आपका उसके ऊपर राइट हो जाता है, फिर फर्दर रिन्यू वगैरह का झंझट होता है। नेक्स्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क और हॉलमार्क। ये सबसे ज़्यादा लोग देखता है। कोई भी प्रोडक्ट बनता है या कोई नाम आपका है, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरा कोई वो नाम ना ले ले आपका।
जैसे कोई दूसरा इंडिया में मान लो दूसरा एक कंपनी बना दूं मैं, और उस कंपनी का नाम मैं रख दूं कि टाटा इंडस्ट्री, चलेगा क्या? मैं डाल दूं टाटा नमक, टाटा चाय, मैं अपने कंपनी बना के उसका नाम डाल दूं? नहीं कर सकता मैं, क्योंकि पहले से ही ये नाम अवेलेबल है और इसको ट्रेडमार्क किया गया है। ओके, ये पहले से रजिस्टर किया हुआ है। सो इट इज डिस्टिंग्विश और स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइन और सिंबल granted to any company for making the products services as that company different from the similar product or service companies। ठीक है, जो मैंने अभी कहा, ट्रेडमार्क इन इंडिया इज प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड ट्रेडमार्क रूल्स 2002 and it is granted for a period of 10 years and can be further renewed for another 10 years and so on। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात थी। और दो चीज़ें हैं जो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता पर फिर भी जान के रखना चाहिए। एक होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या होता है? इट इज़ द डिस्टिंक्ट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, शेप, सिंबल, orientation attached to any product। It is protected under Design Act 2010, grant for the period of 10 years and can be renewed once for another period of 5 years। तो ये जनरली आर्किटेक्चर के क्षेत्र में या फिर डिज़ाइन के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि बुर्ज खलीफा के बगल में एक बुर्ज खलीफा जैसा दूसरा इंडस्ट्री कोई दूसरा कंपनी नहीं बना सकता, वैसा बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का जियोग्राफिकल इंडिकेशन। Okay, geographical indication, it indicate and attach the property quality of any product service to any geographical locations by creating GI tag for the product or the service। किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे अपना सर्विस या प्रोडक्ट सर्व करने का कॉपीराइट को लेने को कहते हैं हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे कि प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर सोचो आप, है ना, कि प्लेटफॉर्म्स पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन लग जाता है कि प्लेटफॉर्म पे ये यहाँ ऐसे इस तरीके के कुछ बने रहते हैं चेम्बर्स, तो ये कॉपीराइट होता है कि यहाँ पे कोई दूसरा दुकानदार ये सामान नहीं बेच सकता। सिंपल सा एग्जांपल सोचो, तो उनका वहाँ पे जियोग्राफिकल टैग होता है, जीआई टैग कहते हैं उसको। ओके, सो बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरीके से आएंगे कुछ और बहुत अच्छे टॉपिक्स को लेके जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन या किसी भी हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट लेवल का एग्जामिनेशन में काम में आने वाला है। और नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आए हुए कुछ क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। टिल देन, थैंक यू।